हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी तक हमने साइंटिफिक थ्योरी के बारे में पढ़ा, क्लासिकल थ्योरी के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने जो मैक्स वेबर का जो ब्यूरोक्रेटिक मॉडल था उसके बारे में हमने पढ़ा। जो क्रिटिक्स थे मैक्स वेबर के उनके बारे में हमने पढ़ा। तो ये जो सेशन है इसमें हम बात करेंगे एमपी फोलेट के बारे में। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर थी जो जिनके जो प्रिंसिपल्स थे, इनकी जो थ्योरी थी वो कहीं ना कहीं एक ब्रिज की तरह काम किया उसने। क्लासिकल अप्रोच और जो बिहेवियरल ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच जीत हुई के बीच में एक ब्रिज की तरह काम किया। ठीक है, इनके जो आइडियाज़ थे वो काफ़ी एडवांस थे। और तो इन्होंने क्या किया, सी व्यूड ऑर्गेनाइजेशन एज अ सोशल सिस्टम एंड एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सोशल प्रोसेस। तो इन्होंने कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको एक सोशल सिस्टम की तरह देखा, एक सामाजिक व्यवस्था की तरह देखा। और जो ह्यूमन डायमेंशन थी जिसको नेगलेक्ट किया जा रहा था, जिसको क्लासिकल थ्योरी में नेगलेक्ट किया गया, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में, या फिर हम जो मैक्स वेबर का जो ब्यूरोक्रेटिक मॉडल था उसमें भी कहीं ना कहीं जो नेगलेक्ट किया गया ह्यूमन डायमेंशंस को, इन्होंने उसके ऊपर एम्फेसाइज किया, उसको कंसिडर किया। सी हाईलाइटेड फॉर द फर्स्ट टाइम सोशियोलॉजिकल एंड physiological dimension of administration and management. Okay. She brought out the human dimensions of organization and pointed out the role of situational factors on organizational behavior. तो जो फोले हैं इनको कहीं ना कहीं एक प्रीकर्सर या फोरनर ऑफ बिहेवियरल ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच टू ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस भी माना जाता है, इनको इस तरह से देखा जाता है। और जो डैनियल ए वारेन है वो क्या कहते हैं कि क्रोनोलॉजिकली सी बिलोंग टू साइंटिफिक मैनेजमेंट इरा एंड फिलोसफिकली टू द सोशल मैन इरा। एज ए क्लासिकल थिंकर शी बिलीव्ड इन द यूनिवर्सैलिटी ऑफ हर प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एज अ behavioralist human relationalist she emphasized the significance of socio-psychological aspect of organizational behavior. उर्विक एंड मेटकॉफ ऑब्जर्व हर कंसेप्शंस फॉर एडवांस इन टाइम। जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि जो इनके कंसेप्ट थे वो कहीं ना कहीं एडवांस थे, इनकी जो थिंकिंग थी दे आर स्टिल इन एडवांस ऑफ करंट थिंकिंग। जो आज की थिंकिंग है उससे भी कहीं ना कहीं वो एडवांस हैं। एंड दीज आर द मेजर वर्क्स, जो एम पी फोलेट के जो मेजर वर्क्स हैं उनमें द वेरी फर्स्ट वन इज़ द स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। ये 1896 में पब्लिश हुई थी बुक। द न्यू स्टेट 1920 में, क्रिएटिव एक्सपीरियंस 1924, डायनामिक एडमिनिस्ट्रेशन 1941. It is a set of Follett's paper edited by L. Urwick and H. Metcalfe. Its second edition was edited by L. Urwick and E. Fox in 1973. So these are the major works of MP Follett and these are very important from UGC NET point of view, क्योंकि ये मैचिंग में और क्रोनोलॉजी में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो इनके जो प्रिंसिपल्स हैं, कॉन्सेप्ट हैं, कॉन्फ्लिक्ट एंड इंटीग्रेशन की हम बात करें तो इन्होंने ये बताया कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हार्मफुल नहीं है, ये एक नेचुरल फिनोमिना है, एक नेचुरल प्रोसेस है एंड शुड बी हैंडल्ड इन अ कंस्ट्रक्टिव। इसको हमें कंस्ट्रक्टिव वे से उसको रिजोल्व करने की ज़रूरत है। ठीक है, इन्होंने तीन तरह के कॉन्सेप्ट कॉन्फ्लिक्ट बताए। Follett suggested 3 ways of resolving conflict in domination in organization. The very first one is domination, victory of one side over another. ठीक है, डोमिनेशन में है कि एक बंदा जीत रहा है, एक पार्टी जीत रही है और दूसरी को कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। नेक्स्ट इज कॉम्प्रोमाइज। इसमें क्या है कि दोनों पार्टीज कुछ कुछ कॉम्प्रोमाइज कर रही हैं, कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस कर रही हैं। बोथ साइड्स सरेंडर सम पार्ट ऑफ वट दे वॉन्ट। और इंटीग्रेशन क्या है, फाइंडिंग अ न्यू सोल्यूशन विच satisfy the real needs of the both sides and neither side sacrifice anything. इसके अंदर क्या कि जो दोनों पार्टीज हैं, दोनों साइड हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं, रियल नीड्स, उनको कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई किया जाता है और कोई भी पार्टी इसमें सेक्रीफाइस नहीं करती। ओके, तो फोलेट ये कहते हैं कि इंटीग्रेशन एक बेस्ट वे है उसको जो कॉन्फ्लिक्ट हैं उनको रिजोल्व करने का। ठीक है, ये क्यों है बेस्ट, क्योंकि इसके अंदर इट गोज टू द रूट ऑफ द प्रॉब्लम। क्योंकि जब हम दोनों पार्टीज़ की जो नीड्स हैं उनके बारे में जानेंगे इन डेप्थ, हम स्टडी करेंगे उस चीज़ को गहनता से, अगर हम उसको प्रॉब्लम को के रूट तक जाएंगे तो कहीं ना कहीं एक कंक्लूजन पे हम पहुंचेंगे। ओके,
इट मेक यूज़ ऑफ बेटर टेक्निक्स एंड सेव टाइम एंड रिसोर्सेज। इसके अंदर ऐसी टेक्निक्स का यूज करेंगे जिससे टाइम की भी बचत होगी, रिसोर्सेज की भी बचत होगी। इट लीड्स टू एमरजेंस ऑफ न्यू वैल्यूज एंड डेवलप्स अ न्यू सिचुएशन। ओके, तो इससे कहीं ना कहीं न्यू वैल्यूज और एक नई सिचुएशन डेवलप होती है। तो इसको इन्होंने बताया इंटीग्रेशन थ्रू द मोस्ट सेटिस्फाइंग वे टू एंड कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट द ईजिएस्ट वे। इन्होंने ये भी बताया कि ये ईजिएस्ट वे नहीं है। There are, according to Follett, several obstacles to it. It requires a high degree of intelligence, keen perception, discrimination, and brilliance of inventiveness. तो these are the some hurdles in integration. तो मेनली इसमें यही है, इन्होंने कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट कंसेप्ट दिया। फॉलेट प्रोपोनेंट द कंसेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट। इसमें इन्होंने 3 रास्ते बताए कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के: डोमिनेशन, कॉम्प्रोमाइज एंड इंटीग्रेशन। डोमिनेशन में ये कि एक साइड जीत रही है, एक हार रही है। कॉम्प्रोमाइज में दोनों सरेंडर कर रही है। द वेरी बेस्ट वन इज इंटीग्रेशन। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे गिविंग ऑफ ऑर्डर्स। लाइक Taylor, Fayol, Gulikurvik and other classical thinkers, Follett also accepted the need for giving orders in organization. इन्होंने 4 स्टेप बताए। द वेरी फर्स्ट है, एक कॉन्शियस एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है। While giving orders, one should have conscious attitude to know the different principles which underline giving orders. एक रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड होना चाहिए जिससे हमें बेसिस का पता चले उन प्रिंसिपल्स का। टू आइडेंटिफाई दोज प्रिंसिपल विच शुड बिकम द बेसिस ऑफ गिविंग ऑर्डर्स। एक एक्सपेरिमेंटल एटीट्यूड हो ऑर्डर पास करते समय टू वाइल गिविंग ऑर्डर्स, ताकि हमें ये पता चल सके कि जो ये हमें इनमें सक्सेस मिलेगी या फेलियर। टू मेक एक्सपेरिमेंट टू एनालाइज द सक्सेस और फेलियर ऑफ ऑर्डर्स। एंड अ रिजल्ट एटीट्यूड टू पूल द रिजल्ट्स, to change the extent and manner of giving orders if the existing methods are found to be insufficient. तो इसमें ये कि हमें एक ये हो, एक पूल ऑफ टू पूल द रिजल्ट्स इन द सेंस कि हमें कि अगर हम इस तरह से ऑर्डर देंगे तो क्या उसका रिजल्ट आएगा, और मैनर ऑफ गिविंग ऑर्डर्स, ठीक है। तो ये 4 एटीट्यूड की बात करी फॉलेट ने: कॉन्शियस एटीट्यूड, रिस्पॉन्सिबल, एक्सपेरिमेंटल एंड रिजल्ट एटीट्यूड। ओके, तो इन्होंने आगे बताया कि गिविंग ऑर्डर इज नॉट अ सिंपल अफेयर एज पीपल रिसेंट बीइंग बोज्ड ओवर, कि जो ऑर्डर देना एक सिंपल टास्क नहीं है ये, इसमें लोग वो हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। हैंस द जॉब ऑफ सुपीरियर इज नॉट मेयरली गिविंग ऑर्डर, ही शुड लर्न टू मैनिपुलेट सबऑर्डिनेट सो दैट दे एक्सेप्ट ऑर्डर विदाउट क्वेश्चनिंग। तो इन्होंने ये बताया कि सुपीरियर को इस हिसाब से ऑर्डर देने चाहिए कि जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं वो कहीं ना कहीं उन ऑर्डर को बिना किसी क्वेश्चन के एक्सेप्ट करें। हैबिट पैटर्न्स, मेंटल एटीट्यूड, टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस आर इंपॉर्टेंट वेरिएबल गवर्निंग बोथ गिविंग एंड रिसीविंग ऑफ ऑर्डर्स। ओके, फर्दर फॉले क्या कहते हैं कि वन शुड अवॉइड द 2 एक्सट्रीम्स, दैट इज too much of bossism in giving orders and practically not giving orders at all. तो जो अथॉरिटी है उसको ऑर्डर देते समय या तो कि बहुत ज़्यादा ऑर्डर वो दे रहे हैं, too much of bossism in giving orders, या फिर बिल्कुल भी ऑर्डर नहीं देने चाहिए। तो अथॉरिटी को ये जो 2 स्टेट हैं इनको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने इस चीज़ का जो आंसर बताया, द आंसर टू दिस प्रॉब्लम लाइज अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग डीपर्सनलाइजिंग द गिविंग ऑफ ऑर्डर्स। इन हर वर्ड्स, my solution is to depersonalize the giving of orders, to unite all concerned in a study of the situation, to discover the law of situation and obey that. तो कहीं ना कहीं इन्होंने ये बताया कि किसी भी ऑर्डर को अगर हमने पास करना है तो उसमें सबको साथ लेके स्टडी की जाए और उसके हिसाब से ऑर्डर पास किए जाएं। ओके, दिस वे नोबडी गिव्स ऑर्डर टू एनीबडी। इसमें ये होगा कि भाई कोई भी किसी को ऑर्डर नहीं देगा, बोथ एक्सेप्ट द ऑर्डर गिवन बाय द सिचुएशन, ठीक है, कि सिचुएशन के हिसाब से ही ऑर्डर पास किए जाएंगे। Order therefore should come from action and not action from orders. This is depersonalization of orders और exercise of authority of situation. तो इसमें फॉलो ये कह रही हैं कि जो ऑर्डर पास किया जाएगा वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन पास किया जाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑर्डर को पास किया जाएगा। इस वजह से इन्होंने इस टर्म का जो नाम दिया वो दिया डीपर्सनलाइजेशन ऑफ ऑर्डर्स। नेक्स्ट बात करते हैं हम पावर के बारे में। इन्होंने 2 चीज़ें बताई। द वेरी फर्स्ट कंसेप्ट इन दिस इज पावर ओवर एंड पावर विद।
पावर ओवर में क्या है, पावर ओवर में क्या है कि किसी के ऊपर अपने ओपिनियन को थोपना या फिर किसी को प्रेशराइज करना, ठीक है। और पावर विद में क्या है कि उनको साथ लेके चलना, यही चीजें हैं इसके अंदर। सी डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन पावर ओवर एंड पावर विद। पावर ओवर इज लेस एडवांटेजियस देन पावर विद, इट मीन्स असर्टिंग वन सेल्फ एंड फोर्सिंग अदर्स टू डू वंस विल। ओके, इट लीड टू रिसेंटमेंट एंड रिएक्शन, ठीक है। जब अब हम हमारी विल को किसी के ऊपर थोपेंगे तो कहीं ना कहीं सामने वाला उससे दुखी तो होगा, परेशान होगा। ओके, जबकि जो पावर विद का जो कंसेप्ट है, पावर विद, उसके अंदर क्या है कि वो ज़्यादा एडवांटेजियस है। पावर विद इज मोर एडवांटेजियस, इट इज़ अ सेल्फ डेवलपिंग आइडेंटिटी, इट एनकरेजेस कोऑपरेटिव एफर्ट, प्रमोट सुपीरियर अंडरस्टैंडिंग एंड रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। तो पावर विद का जो कंसेप्ट है, इसमें क्या होगा कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो कम होंगे, हम दूसरे के ओपिनियन के हिसाब से चलेंगे। तो पावर ओवर इज एन इंडिपेंडेंट पावर विच इज यूज्ड फॉर बेनिफिट ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप यूजिंग इट। पावर विद और joint power arise when two individuals or groups pool their power to arrive at a settlement satisfactory to both। तो पावर ओवर में क्या होगा, जिस बंदे के पास अथॉरिटी होगी या जो ग्रुप होगा उसी को ही उसमें बेनिफिट होगा। लेकिन जो पावर विद है उसके अंदर जो दोनों पार्टीज हैं, सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स हैं, आपस में कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं, तो उससे सबको बेनिफिट होगा। तो फोलेट क्या कहते हैं कि पावर विद मस्ट रिप्लेस पावर ओवर। पावर विद को कहीं ना कहीं रिप्लेस करने की जरूरत है पावर विद के साथ। नेक्स्ट हम बात करेंगे अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की। इसमें फोलेट क्या कहती हैं, फोलेट मेड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन पावर एंड अथॉरिटी। पावर एंड अथॉरिटी को इन्होंने डिस्टिंक्ट किया और इन्होंने बताया कि जो अथॉरिटी है वो है अथॉरिटी एज वेस्टेड पावर, द राइट टू डेवलप एंड एक्सरसाइज पावर। पावर को एक्सरसाइज करने का या फिर यूज करने का अधिकार ही आप इन्होंने उसको अथॉरिटी नाम दिया। अथॉरिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम फंक्शन है और द जॉब परफॉर्म्ड एंड नॉट फ्रॉम द पोजीशन हेल्ड। इन्होंने ये भी बताया कि जो अथॉरिटी आती है वो काम से आती है, जो आपकी नौकरी है, जो भी आपकी जॉब है, जॉब उससे आप कहते हैं, ना कि आपकी पोजीशन से, कि आप क्या पोजीशन, आप किस पोजीशन पे आप हो, ठीक है। जैसे आपने एक मैनेजर की पोस्ट पे हो आप, लेकिन काम आप मैनेजर का नहीं कर रहे, तो उस चीज़ का इन्होंने खंडन किया, ठीक है, कि आपको वो काम भी आप कर रहे हो मैनेजर वाला, आप सुपरवाइजर हो लेकिन आपको सुपरविजन आप कर ही नहीं रहे, तो उस चीज़ का इन्होंने खंडन किया। इन अदर वर्ड्स अथॉरिटी बिलोंग टू जॉब एंड स्टे विद द जॉब। तो इन्होंने एक जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी था उस चीज़ का भी, उस कंसेप्ट को भी इन्होंने डिनाई किया और ये कहती हैं कि एज अथॉरिटी बिलोंग्स टू फंक्शन इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड, कि जो अथॉरिटी है उसको डेलीगेट नहीं किया जा सकता। सी असर्टेड अथॉरिटी मस्ट बी फंक्शनल एंड फंक्शनल अथॉरिटी कैरी विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो अथॉरिटी है वो काम से आती है और काम के साथ साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं, और हम जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उनको किसी और को नहीं सौंप सकते हैं। सी देयरफॉर एडवोकेटेड द आइडिया ऑफ फंक्शनल अथॉरिटी, प्लूरलिस्टिक अथॉरिटी एंड क्यूमुलेटिव अथॉरिटी एंड रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ फाइनल अल्टीमेट अथॉरिटी एज एन इल्यूजन। इसी तरह इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी बताया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो आपका काम है, जो फंक्शन इज एन एट्रीब्यूट ऑफ द फंक्शन एंड सिचुएशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें भी इन्होंने सेम ही बात बोली कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको हम डेलीगेट नहीं कर सकते। फोलेट सेड इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फॉर व्हाट इज वन रिस्पॉन्सिबल रेदर देन टू हुम इज वन रिस्पॉन्सिबल। तो इसमें भी इन्होंने देयरफॉर शी एडवोकेटेड द आइडिया ऑफ फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लूरलिस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड क्यूमुलेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेम इन्होंने जो कंट्रोल है, कंट्रोल में इन्होंने क्या बताया विद रिगार्ड टू हर आइडिया ऑन कंट्रोल। फोलेट डिफर्ड फ्रॉम टेलर, फायोल, गुलिक, उर्विक एंड अदर क्लासिकल थ्योरिस्ट। सी एडवोकेट कोरिलेटेड कंट्रोल rather than superimposed control and fact control rather than man control. Thus control in organization is cumulative and pluralistic and not concentrated at the top level. तो इसमें भी कंट्रोल भी इन्होंने ये बताया कि ये एक कोरिलेटेड कंट्रोल को एडवोकेट किया rather than superimposed कंट्रोल। लीडरशिप की बात करें तो लीडरशिप में फोलेट क्या कहते हैं, इन्होंने सर्कुलर रिस्पॉन्स
का कंसेप्ट दिया है इसमें कि जैसे कोई लीडर है, वो अपने ग्रुप की, जो उसका ग्रुप है वो तो लीडर से सीखेगा ही सीखेगा कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं जो लीडर है उसको भी अपने ग्रुप से या फिर जो अपने सबॉर्डिनेट्स हैं या जिन के साथ वो काम कर रहा है उनसे कुछ ना कुछ सीखने की उसको भी ज़रूरत है. सी कॉल्ड दिस रेसिप्रोकल, like Follett opined that the leader not only influences his group but is also influenced by it. She called this reciprocal relationship as circular response. ओके. तो इन्होंने तीन टाइप की लीडरशिप इन्होंने बताई. पोजीशन, लीडरशिप ऑफ पोजीशन, द लीडर होल्ड पोजीशन ऑफ फॉर्मल अथॉरिटी. लीडरशिप ऑफ पर्सनैलिटी, मतलब जो लीडर है उसके अंदर कुछ पर्सनल ऐसी क्वालिटीज़ हैं, फोर्सफुल पर्सनल क्वालिटीज़. लीडरशिप ऑफ फंक्शन, द लीडर होल्ड बोथ पोजीशन एंड पर्सनैलिटी. नेक्स्ट बात करें तो इन्होंने एक लीडरशिप के कुछ फंक्शंस बताए कि कोऑर्डिनेशन टू इंटीग्रेट डिफरेंट पार्ट एंड वेल्ड देम इनटू इफेक्टिव यूनिटी. डेफिनेशन ऑफ पर्पस टू क्लियरली सेट द पैटर्न एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो जो ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको सेट करता है. एंटिसिपेशन, मतलब फ्यूचर में क्या कुछ हो सकता है उन सिचुएशंस को कंसिडर करके चलता है. टू ऑर्गेनाइज द एक्सपीरियंस ऑफ द ग्रुप, मेक इट ऑल अवेलेबल एंड द मोस्ट इफेक्टिव अवेलेबल एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू ग्रुप पावर. जो एक्सपीरियंस है उसको कहीं ना कहीं यूटिलाइज करता है. टू डेवलप लीडरशिप अमंग द सबॉर्डिनेट्स, जो अपने सबॉर्डिनेट हैं उनके अंदर भी लीडरशिप स्किल्स को पैदा करना. फॉलेट बिलीव्ड दैट लीडर्स आर नॉट ओनली बोर्न बट कैन बी मेड. जो लीडरशिप है वो एक ये थ्योरी है कि भाई जन्म से ही पैदा होते हैं लीडर, लेकिन इन्होंने इस चीज़ का खंडन किया, इस चीज़ को डिनाई किया और इन्होंने ये कहा कि लीडरशिप को हम बना भी सकते हैं. कैन बी मेड, लीडर्स कैन बी मेड. प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, तो इसमें इन्होंने 4 तरह की जो प्रिंसिपल्स दिए. सी पोस्टुलेटेड 4 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन. द वेरी फर्स्ट इज कोऑर्डिनेशन बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. कि जो लीडर है वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से कोऑर्डिनेशन को बढ़ाया जा सकता है. तो इन्होंने हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी. इज एन इम्पोर्टेंट एज वर्टिकल चेन ऑफ कमांड इन अचीविंग कोऑर्डिनेशन. तो जैसे जो हायरार्की है उसमें कहीं ना कहीं वर्टिकल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, जिससे कोऑर्डिनेशन कहीं ना कहीं रिड्यूस होता है, अफेक्ट करता है. तो इन्होंने हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में ये है कि जो सुपरवाइज़र है वो डायरेक्ट एक कांटेक्ट में हो अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ में, तभी ज़्यादा कोऑर्डिनेशन होगा. उसके बाद कोऑर्डिनेशन इन अर्ली स्टेजेस, ठीक है, कोई भी पॉलिसी मेकिंग स्टेजेस हैं, इनिशियल स्टेजेस में ही अगर हम इन्वॉल्व करेंगे तो बेटर कोऑर्डिनेशन होगा. द पीपल कंसर्न शुड बी इन्वॉल्व इन पॉलिसी मेकिंग स्टेज इटसेल्फ रादर देन एट द इम्प्लीमेंटेशन स्टेज. ठीक है, हम अगर स्टार्टिंग में ही जो हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं उनको हम इन्वॉल्व करेंगे तो पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में फिर ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी. सच एंड अर्ली पार्टिसिपेशन रिजल्ट इन इंक्रीज्ड मोटिवेशन एंड हायर मोरल. दिस वाइटल प्रिंसिपल इज लार्जली इग्नोर्ड इन सेंट्रल प्लानिंग. कोऑर्डिनेशन को इन्होंने एज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस बताया. फॉलेट व्यूड कोऑर्डिनेशन एज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस दैट इज फ्रॉम प्लानिंग टू एक्टिविटी एंड फ्रॉम एक्टिविटी टू फर्दर प्लानिंग. देयर शुड बी अ परमानेंट कोऑर्डिनेशन. तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें एक कंटिन्यूस प्रोसेस है. एज कोऑर्डिनेशन एज अ रेसिप्रोकल फिनोमिना, की जो चीज़ें हैं आपस में जुड़ी हुई हैं. ऑल फैक्टर शुड बी रिलेटेड टू वन अनदर एंड द इंटर रिलेशनशिप्स अमंग themselves should be considered. Thus Follett regarded as an organization as a system of interrelated parts. तो these are the 4 principles of coordination. तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में हमने पढ़ा. लीडरशिप के बारे में, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर का जो कंसेप्ट इन्होंने दिया, ऑर्डर का जो कंसेप्ट इन्होंने दिया, और कॉन्फ्लिक्ट एंड इंटीग्रेशन के बारे में. ओके, तो जो फॉलेट है इन्होंने ये सारे कॉन्सेप्ट्स दिए. इनकी बुक्स का हमने के बारे में डिस्कस किया. एंड फॉलेट का जो ये पार्ट है ये इनफ है, मतलब इससे बाहर कुछ पढ़ने की आपको ज़रूरत है नहीं. एंड दैट्स फॉर द डे. यू कैन फॉलो मी ऑन टेलीग्राम एट दिस चैनल हर्ष क्लासेस IND for all public administration series.
एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले लेक्चर में।